आज हम देख रहे हैं टेस्ट नॉलेज क्वेश्चन एडवांस रूलिंग के चैप्टर नंबर 23 स्टडी मटेरियल से डायरेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछता है विच आर द क्वेश्चंस फॉर विच एडवांस रूलिंग कैन बी सॉल्व्ड। तो सबसे पहले ये पूछ रहे हैं कि ये कौन से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके लिए आप एडवांस रूलिंग ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर आ सकते हैं कि व्हाट आर द क्वेश्चंस विच आर द क्वेश्चंस फॉर विच एडवांस रूलिंग कैन बी सॉल्व्ड। तो कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला ये बोल रहा है कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एनी गुड्स। अगर आपको किसी भी गुड्स और सर्विस की क्लासिफिकेशन करवानी है, आपको यही नहीं पता कि वो गुड्स है या सर्विस है, ठीक है भाई, हम इसको गुड्स में लें या सर्विस में लें, क्योंकि ना अब तुम सोचोगे यार ये कैसे पता थी, ये तो पता ही चल जाता है कि कोई चीज़ थिंग्स है, कोई दिख रही है, ठीक है, कोई चीज़ वस्तु है तो वो मतलब गुड्स है। और कोई चीज़ का आप किसी चीज़ को अगर आप एज ए सर्विस दे रहे हैं, मतलब राइट दे रहे हैं किसी को यूज़ करने का, सर्विस होता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई थी जब जीएसटी एक्ट आया था, नहीं पता चलता था कि ये गुड्स में करें या सर्विस में करें। मान लो टीचिंग ही ले लो, अगर मैं टीचिंग मान लो मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके तो 2000 चार्जेस हैं, और तुम्हारे को जो मैं बुक्स दे रहा हूँ वो 3000 की बुक्स हैं, ठीक है, प्रॉपर बढ़िया नोट्स बना के तुम्हारे को बढ़िया स्टडी, ठीक है, स्टडी मटेरियल को वो करके ब्रीफ में करके कलर्ड नोट्स बना के बढ़िया, कितनी कोचिंग नहीं है जितनी की बुक्स बना दी मैंने। अब मान लो टोटल मैंने तुम्हारे से 5000 रुपये ले लिए, तो ये नहीं पता चलता ना अब ये गुड्स है या सर्विस है। मेन तो तुम्हारे को मैंने गुड्स दी है, लेकिन मेरा मेन काम क्या था, सर्विस था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे आ जाती हैं। सॉफ्टवेयर में बड़ी दिक्कत आ रही थी। अब सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को अगर मैंने बिना उसके सीडी को तो दे ही नहीं सकता। सॉफ्टवेयर किसी को देना है तो वो तो कहीं ना कहीं तो उनको सीडी में डाल के देना ही पड़ेगा। तो लोगों को बड़ी दिक्कत आती थी कि ये गुड्स है सर्विस है, दोनों ही मान के दोनों ही वैट और सर्विस टैक्स लगा देते पुराने टाइम में, ठीक है। अब उसको गुड्स माने सर्विस माने, बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो क्लासिफिकेशन, ऐसी कोई गुड्स हो सकती है आपके लिए जहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन करवानी हो, तो आपके मन में डाउट ना रहे, इसलिए मैंने थोड़ा सा लंबा खींच दिया इसको। तो पहला क्वेश्चन आपका होता है क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन ऑफ एनी गुड्स और सर्विस। एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन, कोई नोटिफिकेशन आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है या नहीं होता। अब आपकी पर्टिकुलर कोई इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट ने क्या करा, एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि अब से ये जीएसटी का रेट ऐसे लगेगा, ठीक है, अगर आप ये काम करते हो। तो मैं ना ये पता लगाना चाहता हूँ कि मेरी इंडस्ट्री पे ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होएगा या नहीं होएगा, इसके लिए मैं एडवांस रूलिंग ले सकता हूँ। तीसरा पॉइंट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई। मतलब मैं किसी गुड्स की सप्लाई का टाइम पूछ सकता हूँ उनसे कि कौन से टाइम पे ये मेरी गुड्स की सप्लाई मानी जाएगी और किस वैल्यू पे मानी जाएगी, ये मैं निकलवा सकता हूँ, एडवांस रूलिंग से पता करवा सकता हूँ। चौथा कहता हूँ एडमिसिबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट पेड और डीम टू हैव बीन पेड। एडमिस करवाना, उसको एडमिसिबिलिटी करवाना इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में जब मैंने टैक्स पे कर दिया। डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन एनी गुड्स और सर्विस। आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनती है, आप कोई काम कर रहे हो, आपको ये नहीं पता कि उसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनती है। टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करवाने के लिए भी एडवांस रूलिंग ले सकते हो आप। और आप इस चीज़ के लिए भी एडवांस रूलिंग ले सकते हो कि मेरे ऊपर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल होता है या नहीं होता। अगर मैं ये काम करता हूँ तो मेरे को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना। इस काम को पूछने के लिए, ये बात पूछने के लिए भी आप जीएसटी के अंदर एडवांस रूलिंग ले सकते हो। यहाँ से एक अलग क्वेश्चन पेपर के अंदर आया हुआ है, इन्होंने क्वेश्चन ड्राफ्ट कर दिया कि एक बंदा था और उसका वो जो टर्नओवर था वो 18 लाख रुपए का था, तो वो रजिस्टर्ड तो था ही नहीं अभी जीएसटी के अंदर, क्योंकि 20 लाख से कम है। तो क्या वो एडवांस रूलिंग अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इस बेस पर उसका आंसर देना था सिर्फ इस एक लाइन की वजह से। एडवांस रूलिंग वो बंदा भी ले सकता है, वेदर द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, ये वाला बंदा भी ले सकता है, लायबल टू रजिस्टर जो होता है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट पॉइंट, वेदर एनी पर्टिकुलर थिंग डन बाय एप्लीकेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी गुड्स एंड सर्विस अमाउंट रिजल्ट इन ए सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस विद इन द मीनिंग ऑफ दैट टर्म। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिस केस के लिए, क्वेश्चंस के लिए आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो। मुझे एक क्वेश्चन और याद आ गया, उस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा हुआ था कि क्या रेट ऑफ टैक्स पूछने के लिए आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो। रेट ऑफ टैक्स, अब इनमें तो तुम देखो 5-6 तुमने पॉइंट पढ़े हैं, जो इसके अंदर कहीं रेट ऑफ टैक्स आ रहा है कि मैं ये गवर्नमेंट से पूछ रहा हूँ यार मुझे ना रेट ऑफ टैक्स बता दो, इसके ऊपर क्या लगेगा रेट ऑफ टैक्स, एडवांस रूलिंग ले लो। पर इतने छोटे काम के लिए रेट ऑफ टैक्स तो आपको डायरेक्ट ही मिल जाएंगे, एडवांस रूलिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वो तो इसका मैंने एक न्यूमोनिक बनाया हुआ CNTVRIL। CN से क्लासिफिकेशन, N से नोटिफिकेशन, TV से टाइम और वैल्यू, RIL रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, I से इनपुट टैक्स क्रेडिट, L से लाइबिलिटी, लाइबल टू रजिस्टर, ठीक है। यहाँ से तुम्हारे को ये सारे पॉइंट याद हो जाएंगे।
सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा हुआ, वो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव? ये जो एडवांस रूलिंग आप लेके आए मैकेनिज्म, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि यार लोग बाद में ना परेशान ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो। अब फॉरेन के लोग हैं, क्योंकि ना ये जो एडवांस रूलिंग है वो रेजिडेंट भी ले सकता है, नॉन रेजिडेंट भी ले सकता है। तो बाहर के जो लोग हैं ना वो टैक्स से डरते थे, उनको ये नहीं पता चलता था यार टैक्स हम ये काम करेंगे क्या पता टैक्स कितना लग जाएगा। तो अगर उनको टैक्स पहले ही पता चल जाएगा तो वो अपना प्रॉफिट वगैरह पहले निकाल के रख लेंगे ना, हमारे हाथ में कितने पैसे आएंगे। तो गवर्नमेंट चाहता है यार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आए, इंडिया वाले आपस में लड़ाई झगड़े ना करें, बाद में लिटिगेशन वो पहले से ही ख़त्म हो जाए, क्यों ना टैक्स प्लानिंग हो जाए। जो लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं उनको ये हेल्प करेगा। तो मैं तुम्हारे को क्या कर दूंगा, एडवांस में तुम्हारे को ये पता बता दूंगा कि टैक्स कितना बनेगा तुम्हारे ऊपर। तो ये कुछ फ़ायदे हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, ये जो एडवांस रूलिंग को आप लेके आए थे। पहला ऑब्जेक्टिव इन्होंने बताया हुआ है सर्टेनिटी इन टैक्स लायबिलिटी इन एडवांस। एडवांस में आपको ये पता चल जाए कि हमारा टैक्स लायबिलिटी कितना है, जो हम काम कर चुके या हम जो काम करेंगे, अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन। दूसरा कहता है हेल्प टैक्स प्लानिंग के अंदर काम करेगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आएगी, लड़ाई झगड़े कम होंगे, रिड्यूस लिटिगेशन और प्रोनाउंस रूलिंग एक्सपीडिशियसली इन ट्रांसपेरेंट एंड इन एक्सपेंसिव मैनर। हम ये चाहते थे कि सारा काम ट्रांसपेरेंट हो, इन एक्सपेंसिव मैनर के अंदर हो, ये हमारा ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है टू होम विल द एडवांस रूलिंग विल बी एप्लीकेबल। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि एडवांस रूलिंग एप्लीकेबल किसके ऊपर होती है। तो ये बढ़िया कंसेप्ट है, एडवांस रूलिंग किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है। एडवांस रूलिंग पर्सन के नेचर के हिसाब से चलती है, पर्सन के हिसाब से। पर्सोनम वर्ड यूज़ किया जाता है और रैम्प वर्ड यूज़ नहीं किया जाता। यानी कि जो बंदा अप्लाई करेगा, जिस काम के लिए अप्लाई करेगा, जो बंदा इस एडवांस रूलिंग को अप्लाई करेगा उसी बंदे के ऊपर ही एप्लीकेबल होगी। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है बलराम नाम से, ठीक है। बलराम नाम का एक बंदा था, उसने एडवांस रूलिंग अप्लाई करी, अब उसको एडवांस रूलिंग मिल गई। बाद में उसका एक भाई था या दोस्त था, वो उसको भी सेम काम करना था। तो उसने सोचा बलराम ने तो ली हुई है, बलराम कहता मैंने यही क्वेश्चन मैंने पहले एडवांस रूलिंग से लिया था और मेरे को पता है ये ऐसे कर ले, इतना इतना टैक्स लगेगा। तो क्या बलराम का दोस्त उस एडवांस रूलिंग को यूज़ कर सकता है? तो आंसर होगा नो, क्योंकि जो एडवांस रूलिंग एप्लीकेबल होती है वो उसी बंदे के लिए एप्लीकेबल होती है और उसी ट्रांजेक्शन के लिए होते हैं, इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए जिसने अप्लाई करा था। तो ये एडवांस रूलिंग बलराम के ऊपर एप्लीकेबल हुई, उसके भाई के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। आइए आंसर पढ़ते हैं इसका। एडवांस रूलिंग जो होती है वो पर्सोनम होती है, यानी कि पर्सन वाइज होती है। नॉट इन दैम, दैम का मतलब होता है होल, एज ए होल नहीं एप्लीकेबल होती, नॉट टू वर्ल्ड वाइड, होल वर्ल्ड। रूलिंग कैन नॉट अप्लाई टू अदर सिमिलर केसेस। एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस बाय AAR या अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग शैल बी बाइंडिंग ऑन द एप्लीकेंट हु सोट इट, जिसने इसको अप्लाई करा था। और the clearly means that advance ruling is not applicable to similarly placed taxable person in the state. It is only limited to the person who has applied for advance ruling. क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। टाइम पीरियड क्या रहेगा एडवांस रूलिंग का? एडवांस रूलिंग का कोई टाइम पीरियड नहीं होता जब तक लॉ सर्कमस्टांसिस चेंज ना हो जाए। अब देखो तुमने मान लो एडवांस रूलिंग ली थी, 5 7 8 साल 10 साल हो गए, तुम्हारा कोई चीज़ चेंज नहीं हुई, लॉ वगैरह वही चलता आ रहा है तुम्हारा। 10 साल बाद ना जिस बेस पे तुमने ये एडवांस रूलिंग ली थी ना वो लॉ ही खत्म हो गया, या जिस फैक्ट पे, जिस बेसिस पे आपने ये एडवांस रूलिंग ली थी ना वो बेस ही खत्म हो गया, मतलब वो चीज़ ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो एडवांस रूलिंग वहाँ पे खत्म हो जाएगी आपकी। वैसे एडवांस रूलिंग का कोई टाइम लिमिट नहीं होते जब तक लॉ नहीं चेंज हो जाता, फैक्ट नहीं चेंज हो जाते, सर्कमस्टांसेस नहीं चेंज हो जाते। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड फॉर ए फिक्स टाइम पीरियड फॉर विच द रूलिंग अप्लाई। इट इज़ प्रोवाइडेड द एडवांस रूलिंग शैल बी बाइंडिंग टिल द पीरियड व्हेन द लॉ फैक्ट सर्कमस्टांसेस जो सपोर्ट करते थे ओरिजिनल एविडेंस को वो चेंज ना हो जाए। अब वही लॉ ही चेंज हो गया तो एडवांस रूलिंग आपके ऊपर कैसे एप्लीकेबल हो सकती है, एक बात है। क्वेश्चन नंबर 5, कैन द एडवांस रूलिंग विल बी नलीफाइड। क्या एडवांस रूलिंग जो मैंने दे दी वो नलीफाइड हो सकती है? हाँ, कई बार क्या होता है एडवांस रूलिंग लोग ना नकली कागज़ बना के ले लेते हैं, फ्रॉड करके ले लेते हैं। तो अगर गवर्नमेंट को बाद में पता चल जाता है कि जो तुमने एडवांस रूलिंग ली है वो किसी फ्रॉड से, मिस रिप्रेजेंटेशन से, सुप्रेशन ऑफ फैक्ट, मटीरियल फैक्ट छुपा के ली है, तो आपकी एडवांस रूलिंग को क्या कर दिया जाएगा, वॉइड अब इनिशियो मान लिया जाएगा, वॉइड मान लिया जाएगा आपकी एडवांस रूलिंग को, उस पीरियड को छोड़ के जो पीरियड आपने यूज़ कर लिया। एडवांस रूलिंग शैल बी हेल्ड टू बी वॉइड अब इनिशियो if AAR find that advance ruling was obtained by the application by the fraud, suppression of fact, misrepresentation, all the provision of GST shall apply to applicant। सारे प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। if ऐसे कि जैसे कि आपने एडवांस रूलिंग ली नहीं, बट एक्सक्लूडिंग द पीरियड
व्हेन एडवांस रूलिंग वाज गिवन एंड अप टू द पीरियड व्हेन द ऑर्डर डिक्लेयरिंग वॉइड, वो पीरियड तो आपने यूज़ कर लिया ना, उसको छोड़ के बाकी पहले वाला और बाद वाला वो टाइम आपका कोई आपके ऊपर एडवांस रूलिंग नहीं चलेगी, सबका सब वॉइड अब इनिशियो हो गया। और देखो जब भी किसी पर्सन को जब ये आप वॉइड अब इनिशियो डिक्लेयर करते हो उसकी एडवांस रूलिंग, तो एक बार उसको सुनवाई का मौका जरूर दिया जाता है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड जरूर दी जाएगी उसको। मतलब बिना सुनवाई के आप ना एडवांस रूलिंग डिक्लेयर नहीं कर सकते वॉइड। यहाँ से इंस्टीट्यूट ने एक अलग से क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछ लिया, क्या एडवांस रूलिंग वॉइड एफ इनिशियो डिक्लेयर कर सकते हो? क्या इसके अंदर सुनवाई का मौका देना, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हियरिंग देना जरूरी है या नहीं है? इसके ऊपर कमेंट करो। क्या बिना सुनवाई का मौका दिए एडवांस रूलिंग डिक्लेयर कर सकते हो आप वॉइड? ऐसा क्वेश्चन था पेपर के अंदर। तो इंस्टीट्यूट है ऐसे ही महान है, किसी भी लाइन से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आपको एक एक लाइन पढ़नी है। क्वेश्चन नंबर 6 रंजन, अलग अलग क्वेश्चन है, पढ़ते हैं अलग अलग पॉइंट इसके। Tax advisor asked Mr. Ranjan to get registered under GST law before applying for advance ruling. Only a registered person can apply. आगे ना वही बात, अब टैक्स एडवाइजर था उसको बोल रहा था कि ना तू नहीं कर सकता, जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड ना वही एडवांस रूलिंग ले सकता है। तो भाई तू भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, एडवांस रूलिंग जीएसटी कैन बी सॉट बाय रजिस्टर्ड पर्सन और पर्सन डिजायरस ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन चाहता है वो भी अप्लाई कर सकता है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर पर्सन सीकिंग एडवांस रूलिंग टू बी रजिस्टर्ड। ऐसा कोई जरूरी नहीं है तेरे को रजिस्टर होना पड़ेगा पहले। रंजन इज अप्रीहेंसिव दैट इफ ऑल एडवांस रूलिंग इज परमिटेड टू बी सॉट ही हैज सीक एवरी ईयर। हर साल लेना पड़ेगा उसको, अभी आप पढ़ने पड़े, हर साल लेने की जरूरत ही नहीं है। जब तक तेरा लॉ सर्कमस्टांसेस फैक्ट नहीं चेंज हो जाते तब तक तेरे को एडवांस रूलिंग दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। टैक्स एडवाइजरी व्यू दैट द ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग इज फाइनल नॉट अपीलेबल। ये बात भी गलत है। अगर आपकी कोई भी ऑर्डर आ जाता है एडवांस रूलिंग का, अगर आपको लगता है ना अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का कोई भी जो ऑर्डर आता है वो फाइनल कभी भी नहीं होता। अगर आपको लगता है उन्होंने मेरे ऊपर गलत ऑर्डर दे दिया तो आपके पास 30 दिन होते हैं। ऑर्डर से 30 दिन के अंदर अंदर आप क्या करो, एपेलेट अथॉरिटी को अपील लगा दो। यहाँ पे भी ये पॉइंट गलत है। संभव रंजन फ्रेंड ए सप्लाई रजिस्टर इन दिल्ली, ही इज एंगेज्ड इन सप्लाई द गुड्स। रंजन प्रपोज टू सप्लाई एट द सेम कमर्शियल लेवल, पर रंजन प्रपोज टू अडॉप्ट, ले ही नहीं सकता वो। जिसके ऊपर अप्लाई, जो अप्लाई करता है उसके ऊपर एप्लीकेबल होती है। तीसरा पॉइंट आप चेक कर ले अपना एग्रीक्यूटिव वाला। चलो 30 दिन के अंदर अप्लाई कर सकता है, फर्दर 30 दिन भी एक्सटेंड हो सकते हैं सर्टिफाइड रीजन देके। और जो लास्ट क्वेश्चन आप कह रहे थे बाइंडिंग नेचर वाला, भाई जिसने अप्लाई करी है ना वही यूज़ करेगा। संभव विल नॉट बी अप्लाई टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द गुड्स विल बी डिसाइडेड इन द एडवांस रूलिंग ऑर्डर टू बी ऑब्टेन्ड बाय रंजन। भाई रंजन ने जो चीज़ ले ली, एडवांस रूलिंग ले ली, संभव नहीं यूज़ कर सकता उसको। बलराम वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, सेम क्वेश्चन आ गया था संभव वाला। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग अंडर सेक्शन 98। प्रोसीजर बताना है, प्रोसीजर वाला अपन लास्ट में पढ़ते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर द अपील कुड बी फाइल्ड बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी विद रेफरेंस टू सेक्शन 10 एंड 100 और 101। ये भी अपील का क्वेश्चन है, सीधा पढ़ते हैं इसको जाके। ये रहा 30+30 वाली बात दोबारा आ गई इसके अंदर कि आप जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग होती है, यानी कि एडवांस रूलिंग की जो अथॉरिटी होती है AAR, उसको क्या आप अपील कर सकते हो? उस ऑर्डर को अपील कर सकता हूँ, 30 दिन मिलते हैं। और मान लो 30 दिन के अंदर ना कर पाया तो फिर फर्दर एक्सटेंडेड 30 डेज, सफिशिएंट कॉज दे दो उसको। अच्छा, तो फिर जो AAR है, जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है, तो वो हमारे को फिर कितने टाइम के अंदर वो कर देगी? 90 दिन उसको मिलेंगे प्रोनाउंस करने में। 90 दिन के अंदर आपको रूलिंग प्रोनाउंस कर दी जाएगी। अगर कुछ कंफर्म करना है, मॉडिफाई करना है, मान लो मेरा ओपिनियन, यानी कि मान लो तुमने अपील करी पहले AAR ने आपको ऑर्डर दे दिया, आपने उसके ऑर्डर की एपेलेट अथॉरिटी यानी कि मुझे, आपने उसकी अपील कर दी मुझे। अब मेरा पॉइंट डिफरेंट है यहाँ पे, यानी कि AAR का पॉइंट डिफर आ गया AAR से, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि एडवांस रूलिंग तुम्हारे को पहले दी ही नहीं। ऐसा मान लिया जाएगा एडवांस रूलिंग तुम्हारे को पहले दी ही नहीं। और ये जो कॉपी एडवांस रूलिंग की प्रोनाउंस करेगा जो AAR अथॉरिटी, एपेलेट अथॉरिटी, वो एप्लीकेंट को भी दी जाएगी और एक कॉपी वहाँ के जुरिडिक्शनल ऑफिसर को भी दी जाएगी कि तूने इसके ऊपर जो ये अपील लगाई वो करी है ना, तुमने जो इसको प्रोनाउंस करी है रूलिंग, वो गलत है तेरी, मेरा ओपिनियन अलग है।
ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा वही है क्वेश्चंस वाला, और अपना एक क्वेश्चन पेंडिंग था 7th वो वाला पढ़ते हैं, प्रोसीजर वाला। इस क्वेश्चन में क्या है, प्रोसीजर दिया हुआ है। ये जो एडवांस रूलिंग आप लगाते हो ये कैसे लगाते हो, तो सबसे पहले क्या होता है ये पढ़ते हैं आप, द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। अपॉन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन AAR शैल सेंड ए कॉपी ऑफ एप्लीकेशन। अब देखो सबसे पहले अपन ने चले एडवांस रूलिंग, चलो अपन देखते हैं भाई अपन ने अप्लाई करी एडवांस रूलिंग, AAR के पास कॉपी चलेगी। जैसे ही उसके बाद रिसिप्ट आएगी अपनी, तो AAR क्या करेगा, अपनी ये कॉपी ना ऑफिसर को दे देगा जिसके जुरिस्डिक्शन में आप फॉल्स करते हैं, ठीक है। और क्या करेगा, एप्लीकेंट फॉल्स कॉल फॉर ऑल रेलिवेंट रिकॉर्ड, अपने रिकॉर्ड मंगाएगा वो जुरिस्डिक्शन से। AAR में एग्जामिन करेगा एप्लीकेशन अलोंग विद द रिकॉर्ड एंड में आल्सो हियर द एप्लीकेंट, वो अपने को बुलाएगा, सुनेगा, अपने से कुछ पूछेगा, ऑर्डर पास कर देगा, या तो पास करेगा या रिजेक्ट करेगा। चलो ठीक है जी। एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग विल नॉट बी एडमिटेड इन केस वेयर द क्वेश्चन रेज इन द एप्लीकेशन इज ऑलरेडी पेंडिंग। यहाँ से इंस्टीट्यूट ने अलग से क्वेश्चन पेपर के अंदर डाल दिया कि मान लो एक क्वेश्चन ऑलरेडी पेंडिंग है आपका वहाँ पे, तो क्या आप दोबारा एडवांस रूलिंग कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग विल नॉट बी एडमिट, आपकी एडवांस रूलिंग की एप्लीकेशन एडमिट ही नहीं होगी अगर आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी पेंडिंग पड़ी है वहाँ पे। अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, कोई भी प्रोसीडिंग हो सकती है। मान लो एप्लीकेशन आपकी रिजेक्टेड होगी, इफ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड इट शुड बी बाय वे ऑफ स्पीकिंग ऑर्डर दिया जाएगा, रीजन दिया जाएगा कि आपकी रिजेक्शन क्यों कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी बिंगर जरूर देंगे, ये तो फिक्स है, ये देना ही देना है। चलो ये रिजेक्ट वाला काम खत्म। मान लो एक्सेप्ट होगी तो प्रनाउंस कर देगा 90 डेज के अंदर। इट शैल एग्जामिन कर लेगा एप्लीकेशन फॉर द मटेरियल फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट या फिर कंसर्न डिपार्टमेंटल ऑफिसर। बिफोर गिविंग द रूलिंग AAR मस्ट हियर द एप्लीकेंट और अथॉराइज रिप्रेजेंटेटिव एज वेल एज ज्यूरिसडिक्शन ऑफिसर। रूलिंग देने से पहले ना एक बार सुनवाई जरूर करेगा, कोई दिक्कत नहीं। इफ देयर इज ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन 2 मेंबर ऑफ AAR, मान लो जो AAR की अथॉरिटी थी उसके अंदर 2 मेंबर है, दोनों का अलग अलग डिफरेंट ओपिनियन है, तो दे साइड, अब मान लो 2 ही जने हैं AAR के अंदर, दो, एक जना हाँ कर रहा है देनी चाहिए, एक जना कहता नहीं देनी चाहिए, डिफर आ गई, तो ये वो रेफर कर देंगे अपने पॉइंट को एपेलेट अथॉरिटी को। फिर ये क्या करेंगे, कहेंगे हमारे से नहीं बन रही बात, हम 2 जने हैं, एक हाँ कह रहे एक ना कह रहा है, 50-50% वोटिंग है, तो AAR क्या करेगा, खुद ही एपेलेट अथॉरिटी को दे देगा ये कि यार हमसे नहीं हो रहा, तुम देख लो। प्रनाउंस आपको 90 डेज के अंदर दे दी जाएगी और उसकी कॉपी एक एप्लीकेंट को चली जाएगी, एक ज्यूरिसडिक्शन ऑफिसर को दे दी। ये पूरा ना वो था आपका पूरा प्रोसीजर, ऐसे ऐसे वहाँ पे काम होता है। तो यहाँ पर अपना ये चैप्टर हो गया ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।